आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये जो पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज नेम एंड द यूनियन टेरिटरी। इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसी से ही मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्री का भी, क्योंकि इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडिया है वो तो फेडरल है, तो व्हाई वी हैव यूज्ड दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। सो द थिंग इज कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वो फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बताया था कि व्हाई इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो उसके दो रीजंस थे। पहला तो ये था कि यूएसए की तरह इंडिया जो है एक एग्रीमेंट में नहीं है कि वो स्टेट्स में एग्रीमेंट किया हो और उन्होंने एक फॉर्म किया हो एक कंट्री, ऐसा नहीं है। लाइक यूएसए ऐसा नहीं है। दूसरा कि स्टेट्स के पास राइट नहीं है वो सक्सीड कर ले यूनियन को, और फेडरेशन जो एक यूनियन है, ठीक, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये जो वर्ड है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, और आप इसे अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड है फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो ये आप याद कर लीजिएगा। देन इसके बाद दूसरा जो एक अंबेडकर जी ने वो दिया था वो ये था कि भले ही उन्होंने कंट्री को डिवाइड किया है, लोगों को डिवाइड किया है वेरियस स्टेट्स में, एवरीबडी इज लिविंग हेयर एंड देयर, बट दैट डजंट मीन्स कि स्टेट जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि the purpose of dividing the states was convenience of administration। लेकिन कंट्री एक होल इंटीग्रल एक यूनियन ही कहलाएगी। यूनियन इज इंडिया, दैट इज भारत। तो आपका ये फर्स्ट क्लॉज का हो गया। उसके बाद अगर हम सेकंड क्लॉज में आते हैं, तो ये कहाँ पे दिया गया है स्टेट्स और टेरिटरीज? ये हमारी फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब नॉट जस्ट ये यूनियन टेरिटरी नहीं, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और जो भी टेरिटरी जो है इंडिया जो है एक्वायर करती है वॉर में या एग्रीमेंट के थ्रू फॉरेन स्टेट्स को एक्वायर करती है, ये तीन चीजें आती हैं। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि इंडिया में जो डिवाइड किया गया था वो स्टेट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ABCD करके। ठीक, उसमें कौन से एक्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7 अमेंडमेंट एक्ट से उसे हटा दिया गया, और अब सिर्फ दो ही में डिवाइड किया गया है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। कौन से इससे आता है ये? तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, उससे हमने इसको सिर्फ दो में किया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 10 तरह के स्टेट्स थे उनको हटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम सेकेंड आर्टिकल में आते हैं, तो सेकेंड आर्टिकल में हमें बोला गया है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो पार्लियामेंट जो है लॉ के थ्रू एडमिट कर सकती है यूनियन में या स्टेब्लिश कर सकती है कोई भी स्टेट जो वो चाहे, एज इट थिंक्स फिट, ऑन सच कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ये जो वर्ड है ये आपका केस RC पौद्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको इंटरप्रेट करते हुए ये बोला था कि ये जो पावर मिली है पार्लियामेंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अनलिमिटेड पावर। दिस पावर इज लिमिटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ओवरराइड नहीं करेगा आर्टिकल 2। ये पावर जो है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
और जो प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसलिए बनाया गया है उसके सब्जेक्ट में रहेगी। ये केस आपका 1993 का है। और 2A जो है अब रिपील हो गया है, तो 35th अमेंडमेंट से आपका सिक्किम ऐड हुआ था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। और 36 से आपका रिपील हुआ था, ये आपका पॉलिटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी में आपका पूछा जाता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। नाउ आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के बारे में जाते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि करेंटली कितने स्टेट्स हैं। अभी करेंटली आफ्टर जम्मू कश्मीर में जो वो हुआ है, तो पहले क्या था, 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक, यूटी। लेकिन अब जो है 28 स्टेट्स हैं करंट में, 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है एक एक टेरिटरी ऐड हो गई है, और उसके अलावा दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये सब जो है एक साथ कंबाइन होके एक मर्जर इनका हो गया है। तो करेंटली देयर इज 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब अगर हम बात करें कि ये इंडिया जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हैं यूनियन के उससे भी आई हैं, कि है तो इसके जो नेचर है वो यूनियन भी है फेडरल भी है। तो बहुत से उन्होंने जूरिस्ट ने इसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है। जैसे हम बात करते हैं केसी वेयर की, तो केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल बोला है। ठीक, केसी वेयर ने सिर्फ क्वासी फेडरल बोला है। आपके आइवर जेनिंग्स ने इसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी बोला है, कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देन कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव आप फेडरलिज्म जो है, ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसे बोला है। ये सब प्रीलिम्स के हैं और आप इसे मेंस में भी लिख सकते हैं ये सब पॉइंट्स। देन उसके बाद फेडरेशन ऑफ सुई जनरस भी, फेडरेशन ऑफ सुई जनरस, ये बोला है आपके डीडी बासु ने, ये बोला है। देन आपका एक बहुत ही फेमस केस है, प्लीज आप लिख लीजिए, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये एक स्यूडो फेडरेशन है ऑफ एम्फीबियन कैरेक्टर, दैट इज इट चेंजेस कैरेक्टर फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी एट टाइम्स लाइक नेशनल इमरजेंसी। ये जो पॉइंट है कुलदीप नायर वाला, ये आप वैसे भी लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन आता है हमेशा मेंस में कि इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट उसकी कुछ क्वालिटीज हैं जो उसे यूनियन भी दिखाती हैं। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, या आपका आर्टिकल 2 और 3 हो गया कि स्टेट के पास पावर, यूनियन के पास पावर है कि वो न्यू स्टेट्स बना सकती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टर बाउंड्रीज कर सकती है। तो ये सब भी जो है हमें ये इसके बारे में बताते हैं कि ये स्यूडो फेडरेशन है या एम्फीबियन कैरेक्टर का है, या जैसे कि केसी वियर ने बोला कि एक क्वासी फेडरल है। तो इन सब चीजों से हमें ऐसे पता चलता है।
Now the third article is formation of new states and alteration of areas, boundaries और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है एरियाज या बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो पार्लियामेंट ये सब कैसे कर सकती है ये हमें देखना है। तो पार्लियामेंट जो है ये सब by separation of territory from any state, by uniting two or more states or parts of states, or by uniting any territory to any state। तो एक स्टेट को किसी स्टेट से अलग कर दिया या दो स्टेट्स को कंबाइन कर दिया या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी को कंबाइन कर दिया या दो स्टेट एक यूनियन टेरिटरी को कंबाइन कर दिया, तो ऐसे करके जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनाइट कर सकती है। नाउ इसके बाद और क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। बट ये सब पार्लियामेंट करेगी कैसे? विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऐसा नहीं हो सकता है। सो दिस इज द थिंग, ये प्रोविजो है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज मस्ट। तो प्रेसिडेंट पहले रिकमेंडेशन देगा और वो ये जो बिल है वो रेफर करेगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है अपना व्यू देगी विद इन सच पीरियड जो कि स्पेसिफाइड इन रेफरेंस है। और अगर वो अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू नहीं भी देती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को इंट्रोड्यूस कर दे पार्लियामेंट में, या स्टेट लेजिस्लेचर सजेशन देती है, एफर्मेटिव देती है, नेगेटिव देती है, तो दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिशनरी पावर टू द प्रेसिडेंट कि वो उसे चाहे तो मानेंगे और चाहे तो नहीं मानेंगे। अब प्रोविजो में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट यहाँ पे लिखा है उसमें यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में स्टेट है वो स्टेट एज इन इंडिया, द होल स्टेट, द कंट्री इंडिया को बोला गया है। ये नाउ उसके बाद जो पावर जो कन्फर की गई है पार्लियामेंट को, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ये सब इन क्लॉज ए, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय पार्ट ऑफ एनी स्टेट or union territory to any other union territory. Now come to Article 4. So सिंपल इस आर्टिकल का क्या मतलब है? पहले आर्टिकल है क्या? Laws made under Article 2 and 3 provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. So इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी लॉ जो है आर्टिकल 2 या 3 में बनाया जाता है और उसे हम पुट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल में, तो या उससे भी रिलेटेड हम कोई लॉ बनाते हैं जो कि सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल बना हुआ है, तो ये हम आर्टिकल 368 में नहीं लेके जाएंगे अमेंडमेंट के थ्रू। ये सिंपल मेजोरिटी से होगा पास। ये इसमें बोला गया है कि इसे आप सिंपल मेजोरिटी से ही पास करेंगे। बस इसमें इतनी सी बात की गई है कि कोई भी लॉ अगर बनता है आर्टिकल 2 या 3 में तो वो हम फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में पुट करेंगे, या उससे रिलेटेड कोई भी सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी बन रहे हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दिया है वो फॉलो नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फॉरेन टेरिटरी को सिसीड कर सकती है या नहीं। तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन था ये री बेरूबरी में पुट हुआ था कि वेदर पार्लियामेंट हैज पावर टू ऑल्सो इंक्लूड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। तो ये जो रेफरेंस है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 143 दिया गया था, ये एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान से रिलेटेड था। तो गवर्नमेंट में इसने ये
गवर्नमेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंशन रिजेक्ट कर दिया कि ट्रांसफर एग्रीमेंट अगर कोई है पार्टीज के बीच में या स्टेट्स के बीच में, तो उसमें सेसेशन ऑफ टेरिटरी होगी। ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो कोई डिमिनिश कर सके एरिया को या कवर कर सके किसी भी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट में बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये ओनली कैसे होगा? अंडर आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट के थ्रू ही। अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू होगा, नॉट बाय सिंपल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 4। फिर पार्लियामेंट ने इसमें नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है पास किया था, और उसमें अ, उसके बाद ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट में सिसीड कर सकती है या नहीं? तो ये सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पुट हुआ था वो ली बेरुबरी में पुट हुआ था। उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया था अंडर आर्टिकल 143 में कि whether parliament has power to secede the इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन टेरिटरी। तो हुआ क्या था कि एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन 1958 किसी बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो इस एग्रीमेंट में एरिया ऑफ बेरुबरी यूनियन था वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया था इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कूच बिहार। सो फॉर दिस इशू दैट वाज रेज्ड कि जो पावर है लेजिस्लेटिव एक्शन जो पार्लियामेंट कर रहा है, क्या वो आर्टिकल 3 के अंडर सफिशिएंट है, या पार्लियामेंट शुड अडॉप्ट द अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368। सो दिस वाज द इशू। सो इसमें पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो आर्टिकल 3 है वो डील करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट से, ना कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सेसेशन ऑफ टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट कर सके। तो अंडर आर्टिकल 3 क्लॉज सी में पावर फॉरेन टेरिटरी को सिसीड नहीं कर सकते। ये जो किया जाएगा ये 368 के थ्रू अमेंडमेंट में ही किया जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि इंक्लूड सेसेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका एक केस है मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये था कि अगर एडजस्टिंग ऑफ बाउंड्रीज हो रही है तो क्या, और थ्रू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, तो क्या इसको अंडर आर्टिकल 3 कर सकते हैं, 368 में लेके जाना पड़ेगा। इस केस में क्या था, डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया पाकिस्तान को बीच में रिलेटेड टू रन ऑफ कच्छ की जो बाउंड्रीज थी उसको लेकर। तो इसमें यही बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो हैंड ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है अगर हम वो ट्रिब्यूनल को करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेसेशन ऑफ टेरिटरी है। So we can say that amendment under Article 368 is not required. So now we are done with Article 1 to Article 4. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट किसे बोला जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है फादर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि ABCD मेनी स्टेट्स वर डिवाइडेड। तो इन्होंने ही उस चीज को सॉर्ट कर टू चीजों में डिवाइड कर दिया था स्टेट को कि वो कैसे डिवाइड होगा। ये क्या थे? ये पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं और फर्स्ट डेप्यूटी PM रह चुके हैं। तो ये पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड पहले मैंने आपको फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट
जो डिवाइड हुआ है मैंने उसे आपको आंध्र प्रदेश बताया था, प्लीज उसको करेक्ट करके अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा। I'm so sorry for this mistake. So this was the mistake. So thank you.